जब वकालत में हम उतरते हैं तो सबकी बड़ी इच्छा होती है, आप लॉ प्रोफेशन में जब कभी भी उतरते हैं तो सबकी इच्छा यही होती है कि जज बने। वकील बनने से पहले लोग ये सोच लेते हैं कि जज बने, जज बने, और लोग कहते भी हैं, आपके सोसाइटी वाले लोग भी करते हैं, अच्छा वकालत कर रहे हो, जज बनोगे वकील बनने से पहले। तो उसी समस्या, उसी सपने को पूरा करने के लिए जो मेरा मेन मोटिव है, वो आज मैं उसी से रिलेटेड आज टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं कि जब हम जुडिशरी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, जब भी हम न्यायिक सेवा की परीक्षा के बारे में सोचते हैं कि हमें ये गोल सेट करके रखना है कि हमें इस स्टेट की जुडिशरी निकालनी है, तो जब भी हम इस तैयारी करने लगते हैं तो हमें ये समस्या आती है कि कौन से टॉपिक हमें कवर करने चाहिए और कौन से टॉपिक हमें कवर नहीं करनी चाहिए। बहुत बड़ा सवाल है ये। केवल आपको देखा जाए तो ये हर सब्जेक्ट में सवाल है, कौन सी इंपॉर्टेंट केस लॉ हमें कवर करने चाहिए, कौन सी डॉक्ट्रिन को कवर करने चाहिए, कितने आर्टिकल्स कवर करने चाहिए, कितने सेक्शंस कवर करने चाहिए। जैसे कि सेक्शन में आईपीसी में कितने इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्या हमें सारे के सारे 511 के 11 सेक्शन हमें पढ़ने चाहिए, सीआरपीसी में कितने सारे चैप्टर है, क्या हमें सारे चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ने चाहिए, एविडेंस लॉ में कितने सेक्शंस हैं, ठीक है, तो क्या हमें सारे सेक्शंस को कवर करने चाहिए, नहीं कवर करने चाहिए। तो इसी टॉपिक को मैं कवर करने के लिए आज कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में लेकर आया हूं इंपॉर्टेंट आर्टिकल और उससे केस लॉ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हमें लिखना चाहिए। केस लॉ के साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी आपका बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करना चाहिए। सो इस पार्ट में मैं बेसिकली कोशिश करूंगा कि मैं पार्ट 3 को भी टच करूं और पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, सो सबसे पहले मैं जो स्टार्ट करना चाहूंगा कॉन्स्टिट्यूशन को, मैं आपको पिछले वीडियो में डिटेल दे चुका हूं कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोग पिछले वीडियो को जाके आप मेरे आई बटन पे जाके देख सकते हैं, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं और वहां जाके आप पिछली जो पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत अच्छी तरीके से कॉपी पेन लेकर अपने साथ बैठिए, इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन करते रहिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक एरिया को कवर करूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो हमें पढ़ना चाहिए। मैं ब्रीफ में नहीं जाऊंगा बट इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो आप देख सकते हैं पार्ट 1 जो है आपका द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आपको पता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 1 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप प्री के एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें आर्टिकल्स आपसे पूछे जाते हैं कि इस आर्टिकल्स में क्या लिखा है, इस आर्टिकल में क्या लिखा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यू शुड नो अबाउट इट। सो आर्टिकल 1 जो है आपका नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन मींस इंडिया इज अ भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से समझिए, आर्टिकल 1 में ये जो भारत वर्ड है ये डिफाइन कर रखा है। इसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी डाली गई थी कि इंडिया वर्ड को हटा के भारत वर्ड को यूज किया जाना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रिजेक्ट कर दिया था। सो आर्टिकल 1 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 2 एस्टेब्लिशमेंट एडमिशन ऑफ द न्यू स्टेट मींस एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट। जब भी आपको न्यू स्टेट का फॉर्मेशन करना है तो यस पावर है यहाँ पे पार्लियामेंट को कि वो एडमिशन भी कर सकती है और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट भी कर सकती है। आर्टिकल 2 आपका इंपॉर्टेंट है। देन है आपका फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। आपको फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट करना है, ऑल्ट्रेशन करना है, एरिया में ऑल्ट्रेशन करना है, बाउंड्री में ऑल्ट्रेशन करना है, या जो वर्तमान में एग्जिस्टेंस जो है उसका नाम जो है उस स्टेट का एग्जिस्टेंस जो है उसको चेंज करना है, तो उसका पावर आपका आर्टिकल 3 में है। जैसे इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। गुड़गांव का नाम करके गुरुग्राम कर दिया गया, तो ये इन चीजें हैं, पावर है पूरी तरीके से। आर्टिकल 4 इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें बेसिकली आर्टिकल 2 एंड 3 का कॉम्बिनेशन करके शेड्यूल 7 के बारे में बात कर रखा, तो आर्टिकल 4 आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 2A आपका रिपील कर दिया गया था। आर्टिकल 2A ये आपका रिपील कर दिया गया था बाय द 36 अमेंडमेंट 1975 में, जो सिक्किम के बारे में बात करता है। आर्टिकल 2A आप देख सकते हैं, आर्टिकल 2A 36 अमेंडमेंट 1975 से उसको रिपील कर दिया गया था और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीजें आपको ये कवर करनी है। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट सिटीजनशिप, जो आपका सेक्शन 5 से लेकर 11 तक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए क्योंकि हाल में ही अभी देखा आपने, अभी 3-4 महीने पहले CAA को लेकर कितने सारे विरोध हुए, तो उसके बारे में आपको डिटेल में जानना चाहिए। तो देखिए आर्टिकल 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब किस तरीके से इंपॉर्टेंट है उसको मैं बताता हूं आपको। देखिए सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके रेडी पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो गया था, 26 नवंबर 1949 को बनके रेडी हुआ था, बट इंप्लीमेंट 26 जनवरी 1950 को हुआ था। सो जब रेडी हुआ था तब आर्टिकल 5 में कमेंसमेंट एट द सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब
संविधान की शुरुआत होते वक्त सिटीजनशिप का क्या प्रोविजन था, तो बर्थ के बेस पे दिया जाता था। ठीक है, दैट अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो या आपके पेरेंट्स इंडिया से बिलोंग करते हैं या आपके ग्रैंड पेरेंट्स कोई बिलोंग करता हो यहाँ पे, तो आपको सिटीजनशिप नागरिकता यहाँ की मिलेगी। इसमें एक लैंडमार्क केस है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से जानना चाहिए। दैट केस इज, आप कॉपी में लिख सकते हैं या आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगा। प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको नोट डाउन करिए, बहुत लैंडमार्क केस है, प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में बेसिकली डोमिसाइल के लिए बात किया गया था। डोमिसाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोमिसाइल वर्ड पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कस किया गया था। आप इस केस को पढ़िएगा, आपको बहुत चीजें इसमें पता चलेगी। फिर आर्टिकल 6 देखिए, माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से इंडिया में लोग आए हैं उनके सिटीजनशिप का प्रोविजन आपका आर्टिकल 6 में दिया हुआ है। आप उसको रीड कर सकते हैं, बहुत इजी है, लैंग्वेज भी बहुत इजी है। अनुच्छेद 7 आर्टिकल 7 जो है, सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान, पाकिस्तान से जो लोग आए हुए हैं कुछ राइट, सर्टेन राइट्स दिए गए, राइट टू सिटीजनशिप सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान से जो आए हैं उनके लिए। आर्टिकल 18 आउटसाइड जो इंडिया, जो आउटसाइड ऑफ इंडिया चले जाते हैं उनका क्या प्रोविजन है, उनको कब तक मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, एवरीथिंग इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 8 में। 9, आप फॉरेन स्टेट का कोई भी अवार्ड, मींस आप फॉरेन स्टेट की पदवी नहीं ले सकते हो। मींस अगर फॉरेन स्टेट की आप सिटीजनशिप ले रखी है तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। आर्टिकल 17 जब मैं बताऊंगा, आर्टिकल 18 जब मैं आपको बताऊंगा अबोलिशन ऑफ अनटचेबल, अबोलिशन ऑफ टाइटल के बारे में, उपाधियों का अंत, तो उसमें भी काफी चीजें फॉरेन से रिलेटेड है, इसमें प्रेसिडेंट साहब का रोल होता है। उसके बाद कॉन्टिन्यूस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन, एंड लास्ट जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे पार्लियामेंट को सिटीजनशिप एक्ट में पूरी तरीके से चेंज करने का प्रोविजन जो दिया गया है, दैट इज आर्टिकल 11 में। ठीक है, जो भी चेंजेस किए गए सीएए को लेकर वो इसके अकॉर्डिंग चेंजेस किए गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। नाउ अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आऊंगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सब कुछ आपको केस लॉ सारे के सारे मिल जाएंगे और आप नोट डाउन भी करते रहिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। नाउ आर्टिकल 12 में आपसे बात कर रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आपसे बात करूंगा पार्ट 3, सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से पता है पार्ट 3 जो हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका किसके बारे में बात करता है, दैट इज फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, मौलिक अधिकार के बारे में बात करता है, जो आर्टिकल 36 से लेकर, सॉरी माफी चाहूंगा गलती हो गई मुझसे, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो उसको कवर करते हैं हम। तो आपको पता है कि 38 डेज तक पूरी डिबेटिंग चली थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फंडामेंटल राइट्स को लेकर। ठीक है, और ये कहां से बोरोड किया गया, ये भी आपको छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए प्री में, छोटी छोटी चीजें आपको प्री में बिल्कुल पता होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक? अब समझते हैं आर्टिकल 12 जो है बेसिकली वो किसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 12 जो है आपका वो स्टेट के बारे में बात करता है। नाउ स्टेट क्या क्या इंक्लूड करता है, जैसे स्टेट आपका इंक्लूड करता है दैट इज पार्लियामेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, लोकल अथॉरिटी एंड अदर बॉडी। ठीक है, या अदर अथॉरिटी आप कह सकते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सब कुछ मिल जाएगा आपको। सो बेसिकली स्टेट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, तो इससे रिलेटेड आपको केस लॉ बहुत पढ़ने पड़ेंगे। बहुत फेमस केस है, बहुत फेमस केस है, मैं आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, जो आपका राजस्थान वाला केस है, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो केस है आपका, मोहनलाल वर्सेस राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड केस है, जो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड है। आर्टिकल 12 के बारे में अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, आर्टिकल 13 पर मैं अभी आऊंगा, सो आप समझ सकते हैं। अभी आर्टिकल 12 के बारे में बात कर रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं मैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी वाला केस डिस्कस कर सकते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूं मैं आपसे, मोहनलाल केस, आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा पूरी तरीके से, पूरा केस का नाम आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको दूसरा केस करना, आरडी शेट्टी वाला केस करना है। ठीक है, आरडी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी आपकी स्टेट के अंदर में इंक्लूड होगी या नहीं होगी। इसके अलावा अजय हासिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट केसेस है, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, ये वेरी इंपॉर्टेंट केसेस है, इसके बारे में भी आप देख सकते हैं, ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको जो जानना चाहिए दैट इज नरेश कुमार वाला केस जो है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये बात किया गया था कि क्या जुडिशरी जो है, ठीक है, क्या जुडिशरी जो है वो आपके स्टेट के अंदर में इंक्लूड होगी या नहीं होगी। ठीक है,
लास्ट आपका केस आप डाल सकते हैं AR अनतुल्य वर्सेस RS नायक। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है। इस केस के अंदर में जुडिशरी को इंक्लूड किया गया था स्टेट के अंदर में, ठीक है, जबकि हमें पता है कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है विच इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 50, ठीक है, आप देखेंगे तो वहां पर 50 में डिफाइन है। सो ये हमारा आर्टिकल 12 हो गया। इंपॉर्टेंट सारे केस लॉ आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्या क्या चीजें पे हमें फोकस करना है। सो इसको हम, आपको स्क्रीन पे भी सब कुछ दिख जाएगा, ऐसी बात नहीं है, तो आप इसको नोट डाउन करते रहिए। नाउ आर्टिकल 13 आते हैं, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें आपको सर्टेन डॉक्ट्रिन्स भी पढ़ने को मिलेंगे जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो देखिए आर्टिकल 13 जो है आपको अच्छी तरीके से पता है, इसमें 4 क्लॉजेस हैं बहुत अच्छी तरीके से, दैट इज प्री कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड क्लॉज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड क्लॉज जो है आपका लॉ के बारे में बात करता है कि लॉ क्या क्या इंक्लूड करता है, एंड फोर्थ क्लॉज जो है आपका दैट इज 368 का प्रोविजन 13 में रिव्यू नहीं कर सकते आप, ठीक है। 368 जो है अमेंडमेंट का प्रोसीजर दिया हुआ है, मींस 368 एंड 13 का टशल जो है वो उसमें बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल 13 में आपको क्लॉज 1 बात करना है, जो बात करता है आपका प्री कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सवाल ये है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जितने भी एक्ट थे, क्या उनकी एप्लीकेबिलिटी है, उनकी वैलिडिटी कितनी है, उनका किस तरीके से एप्लीकेशन है प्रॉपर तरीके से, हम इसमें डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसके लिए पहला डॉक्ट्रिन जो है दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, और आप लिख सकते हैं सेपरेटिबिलिटी, ठीक है, आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगा अच्छी तरीके से। अगर मेरी राइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। सो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट केस है। मींस आप ये समझिए कि ऐसा कोई प्रोविजन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता प्री कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, तो उस पार्ट को सेपरेट कर देंगे, सेवरल कर देंगे। इसके लिए आपका लैंडमार्क केस है दैट इज AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट केस है। इसमें आर्टिकल 14 सेक्शन 14 ऑफ एक्ट को पूरी तरीके से, सेक्शन फॉर प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट जो था उसमें सेक्शन 14 जो था ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा था, तो ये केस लॉ आपको जानना चाहिए। दूसरा आपको डॉक्ट्रिन पता होना चाहिए, दैट इज डॉक्ट्रिन जो आपका सेकंड है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अब डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या है? चंद्रग्रहण जैसे होता है, शैडो कर देना, उस पार्ट को शैडो कर देना, ठीक है। जो भी पार्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है, कोई भी सेक्शन, कोई भी एक्ट, उतने पार्ट को आप शैडो कर दो, पर्दा कर दो उसके ऊपर में, ताकि वो आगे ना दिखे, ठीक है। सो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के लिए आपका लैंडमार्क केस है दैट इज बिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ MP। ये बिल्कुल ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, ये केसेस आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सो आप पूरी तरीके से कर सकते हैं, वेरी गुड, आप इसको नोट डाउन करते रहिए, स्क्रीन पे भी आपको अच्छी तरीके से नजर आएगा। नाउ ये तो हो गया। अब क्लॉज 2 पे मैं आ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लॉज 2 जो है आपका वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है। मींस संविधान बनने के बाद ऐसा कोई प्रोविजन तो नहीं है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, विच इज 13 क्लॉज 2, ठीक है। सो इसमें आपको एक लैंडमार्क केस डिस्कस करना है, दैट इज स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें आपको पूरी तरीके से इसके फैक्ट्स को जानना पड़ेगा, दैट सर्टेन लेबर लॉ का प्रोविजन था जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता था, तो दैट पार्ट विल बी पूरी तरीके से इसका क्या एप्लीकेबिलिटी है, वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है तो उस सर्टेन पार्ट को क्या किया जाना चाहिए, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको इसमें डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस नोट डाउन करवा रहा हूं, बहुत अच्छी तरीके से इसको नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आते हैं आर्टिकल 13(3) क्लॉज 3 लॉ के बारे में बात करता है कि लॉ क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है, ठीक है। रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, जो आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट साहब को दिया गया है, 213 में गवर्नर साहब को दिया गया है, ठीक है। सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको अच्छी तरीके से करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इंस्ट्रक्शन जो होता है ना आपका लॉ में इंक्लूड नहीं होता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन हो इट इज नॉट इंक्लूड इन द लॉ, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 13 क्लॉज 4 आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 13 क्लॉज 4 बेसिकली इसमें 13 एंड 368 का टसल दिया हुआ है, उसको देख लीजिएगा आप कि जो भी चीजें रिव्यू नहीं कर सकते, आर्टिकल 13 में आप रिव्यू नहीं कर सकते 368 के प्रोविजन को लेकर। सो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं आर्टिकल 14 पे, बहुत बढ़िया।
आर्टिकल 14 आपका बहुत अच्छी तरीके इसको नोट डाउन करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें मैं कवर कर रहा हूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अच्छी तरीके से कवर करना चाहिए। सो आर्टिकल 14 जो है आपका, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से पता है दैट आर्टिकल 14 आपका राइट टू इक्वालिटी है। अगर मेरी राइटिंग समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, स्क्रीन पे आपको सब नजर आएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। सो राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं हम। सो राइट टू इक्वालिटी जो है आपका, राइट टू इक्वालिटी जो है आपका वो क्या है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे आपको पढ़ना है सबसे पहले आपको रूल ऑफ लॉ पढ़ना है। इसमें किस तरीके से आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ से वो है, रूल ऑफ लॉ गिवन बाय एवी डाइसी। एवी डाइसी जो है, एवी डाइसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एवी डाइसी आपको टाइम के अकॉर्डिंग सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ जो है वो एवी डाइसी ने दिया था, ठीक है। इनमें तीनों प्रिंसिपल आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर आपको पढ़ना है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, नेगेटिव एस्पेक्ट है, उसको आपको अच्छी तरीके से जानना चाहिए। नेक्स्ट आपको केसेस लॉ से पढ़ने हैं। अब देखिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे समझिएगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, दैट इज इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। आपको एक टॉपिक रीजनेबल क्लासिफिकेशन, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, ठीक है। रीजनेबल टेस्ट क्लासिफिकेशन के बारे में, रीजनेबल टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें आपका एक कॉन्सेप्ट इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और इसका ऑब्जेक्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का ऑब्जेक्ट क्या है ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। इसमें सर्टेन लैंडमार्क केसेस हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से जानना चाहिए। जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट केस, मैं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट केस दूंगा, ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है आपका, ठीक है। बेसिकली इससे पहले भी बहुत सारे केसेस आए थे, बट इक्वालिटी को हम अलग तरीके से कॉन्सेप्ट में, ईपी रोयप्पा कॉन्सेप्ट में ये कहा गया कि इक्वालिटी जो है आपका डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, मतलब टाइम टू टाइम आपका चेंज होता रहता है। इक्वालिटी आपका डायनेमिक कॉन्सेप्ट है और ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। इसके अलावा मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी आपका लैंडमार्क केस है, यू कैन राइट डाउन दिस केस। उसके अलावा जो आपका केस है चिरंजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अलावा भी बहुत सारे लैंडमार्क केसेस हैं, बट आपको जो मेन टॉपिक जो कवर करना मेरे हिसाब से ईपी रोयप्पा और मेनका गांधी आपका इंपॉर्टेंट केस है। सो ये आपके लैंडमार्क केसेस हैं जो मुझे लगता है कि अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। सो आर्टिकल 15 पर आते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छी तरीके से हम कवर करते हुए आर्टिकल 15 पर आते हैं, ठीक है। सो आर्टिकल 15 को आते हैं, टाइम देखते रहिएगा अपने अकॉर्डिंग कि कितना हो गया कितना नहीं हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग वो करना है हमें, ठीक है। सो आर्टिकल 15 को अब कवर करते हैं। आर्टिकल 15 जो है डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करता है, ठीक है, कि स्टेट शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, सेक्स के बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, राज्य किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। लेकिन देखिए अगर क्लॉज 1 देखिए, 15 का क्लॉज 1 देखिए जनरल है, क्लॉज 2 में आपके ग्राउंड्स दिए गए हैं कि कहां कहां पर स्टॉप नहीं कर सकते, जैसे रेस्टोरेंट हो गया, मॉल हो गया, एवरीथिंग, ठीक है, वेल हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सारा का सारा हो गया। क्लॉज 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्पेशल प्रोविजन देता है, गवर्नमेंट स्पेशल प्रोविजन के अंडर में चिल्ड्रन एंड वुमेन को प्रोटेक्शन के लिए लॉ बना सकती है, ठीक है। चिल्ड्रन एंड वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए लॉ बना सकती है। तो क्या ये टॉपिक को हम कह सकते हैं कि ये अनफेवरेबल, एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पे 15 क्लॉज 3 में पूरी तरीके से पावर दिया गया है, पूरी तरीके जैसे लेबर प्रोहिबिशन एक्ट को रोकने के लिए, लेबर लॉ को रोकने के लिए प्रॉपर तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पे कॉन्सेप्ट देता है। इसके अलावा जो है आपको एक लैंडमार्क केसेस 15(3) में लैंडमार्क केसेस दैट इज यूसुफ वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, ये आपका लैंडमार्क केस है, स्पेशल प्रोविजन बना सकती है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सो ये आपका इंपॉर्टेंट है। नाउ 15 क्लॉज 4 देखिए विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। 15 क्लॉज 4 में एक केस आप लिख सकते हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आप ये कह सकते हैं स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुराराजन, ठीक है। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुराराजन, वेरी इंपॉर्टेंट केसेस है, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या डिफाइन किया गया था, दैट इज
कि क्या क्या कौन कौन से फील्ड है जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड के बारे में बात करते हैं, ठीक है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड। एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है हमारे यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस के लिए। हाँ, एक नॉलेज के लिए आपको मैं बता दूं इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्टिकल 343, 341 एंड 342 जो एससी और एसटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो सोशली एजुकेशनली बैकग्राउंड का यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से रखा गया था। लेकिन व्हाट हैपेंड, स्टेट ऑफ मैसूर वाले केस में क्या हुआ, स्टेट ऑफ मैसूर वाले केस में थोड़ा सा ज्यादा स्पेशल प्रोविजन बनाते बनाते प्रॉपर तरीके से पूरी तरीके से ज्यादा बढ़ गया, और ये ज्यादा बढ़ते बढ़ते ये एक तरीके से कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा आगे करने लगा। सो इसको करते हुए एक आपका लास्ट केस आया था, दैट इज इंदिरा शाहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आपका लैंडमार्क केस है, आपको अच्छी तरीके से जानते हैं, इसको पता होना चाहिए, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। क्लॉज 5 आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करता है बेसिकली आपको, कि वहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सो ओवरऑल ये मैंने आर्टिकल 15 तक कवर कर लिया, उम्मीद करता हूं कि इतना अच्छी तरीके से क्लियर होगा। मैं नेक्स्ट पार्ट में आर्टिकल 16 से कवर करूंगा, और पूरी तरीके से फंडामेंटल राइट्स खत्म करके मैं डीपीएसपी के भी इंपॉर्टेंट बताऊंगा, मैं आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के भी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अच्छी तरीके से स्टार्ट करूंगा। सो उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। सो अगर थोड़ा सा भी मेरे से अगर आपको ज्ञान मिला हो, थोड़ा सा भी मैं आपके हेल्पफुल हूंगा, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और कमेंट में ये जरूर लिखिए कि सर मैं किस टॉपिक पर नेक्स्ट कवर करूं, मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। मैं आईपीसी पे भी इंपॉर्टेंट चीजें कवर करूंगा, सीआरपीसी पे भी, एविडेंस लॉ पे भी, मैं एवरीथिंग पर अच्छी तरीके से कवर कर लूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।